स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सीसेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे, हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, दिल्ली की एक कहानी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की फॉर्म में और एनसीईआरटी के लेक्चर्स चल रहे हैं। इसमें खुशी की बात यह है कि काफ़ी सारे वो स्टूडेंट्स भी, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। ये यूँ कहें कि स्टूडेंट्स जो भी पढ़ता है वो स्टूडेंट ही है, वो जुड़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री से अलग हटके, या वो स्टूडेंट नहीं है फिर भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन सब का शुक्रिया, और शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो कंपैरेटिवली अच्छा है और दूसरी वीडियोज़ के या जो भी है। बेशक थोड़े व्यूज़ कम है, लेकिन थोड़ा अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे या जैसे भी, तो हमारे इस मामले में भी व्यूज़ बढ़ेंगे। दोस्तों, असलियत में जिस तरीके से आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस के मेरे वीडियोज़ को पसंद किया, उसी तरीके से मेरे को उम्मीद है कि हाँ, आप यहाँ पर भी हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। और जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक अप्रिशिएट लगता है मेरे लिए, कि मुझे बड़ी खुशी होती है उस चीज़ को देख कर के हाँ, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं या मेरे वीडियो देखने वाले जो फॉलोवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। दोस्तों, टॉपिक हमारा मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में चल रहा था। हिस्ट्री के एनसीईआरटी के लेक्चर्स के बारे में पढ़ रहा था, और मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर एक जो बहुत बड़ा एम्पायर होता था वो किस तरीके से छोटे छोटे एम्पायर्स में टूट गया, और इस तरीके से भारत का जो है बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। ऐसे में भारत के मामले में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया दोस्तों? ऐसे में भारत के मामले में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नादिर शाह के इन्वेजन के बाद आया। दुनिया में सबसे ज्यादा नृशंस हत्याओं में और दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति करके जो गया, दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा दिल्ली को नुकसान पहुंचा के जो गया, वो नादिर शाह था। दिल्ली को लाशों के ढेर में बदलने वाला नादिर शाह, दिल्ली को लाशों के ढेर में बदलने वाला नादिर शाह। अब हम आज इसी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं कि असलियत में था कौन। शेफर्ड बॉय, एक बहुत छोटे से मतलब गडरिये साई टाइप की फॉर्म में, या यूं कहें लेखक की अलग अलग फॉर्म में, कि वहां से एक बहुत ही लो लेवल से उभर कर आने वाला एक बंदा, जो 1736 के आसपास ईरान की गद्दी पर बैठता है। सोचकर देखिए, बहुत लो लेवल से उठने वाला एक बंदा, एक व्यक्ति 1736 में ईरान की गद्दी पर बैठता है और 1739 के अंदर इंडिया पर अटैक करता है, और पूरे इंडिया के मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, जो लगभग अब 200 साल पूरे करने जा रहा था, उसकी नींव हिला के रख देता है और पूरे मुगल साम्राज्य को तहस नहस करके रख देता है। दिल्ली घुटनों के बल बैठी हुई नजर आती है, दिल्ली लाशों के ढेर में बदली हुई नजर आती है। मैं आज इसकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं एनसीईआरटी ने, और इसमें हमारा पर्सपेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो होगा दोस्तों, वो केवल और केवल स्टोरी सुनना नहीं। यहां आप यूपीएससी से लेकर पीएससी से लेकर नेट जेआरएफ से लेकर जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें जीएस आ रहा हो, उसके एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और उसके बाद अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से आके हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लासेस में घर बैठ के तैयारी की जा सकती है। टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। असलियत में अगर आप मैप पर देखें तो हमारे देश का एक पड़ोसी देश ईरान से हमारे सदियों से संबंध रहे हैं, आज से नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के टाइम से ईरान हमेशा बीच में पड़ता है, और सुमेरियन सिविलाइजेशन से लेकर बहुत सारी और मेसोपोटेमियन तक यहाँ ईरान जो है वो बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। और इंडिया जब ईरान और सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, इंडिया के अंदर जो है संपन्नता बढ़ी है, ये याद रखिएगा। और इसको मैं आगे फिर किसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा कि कैसे ईरान के साथ और ये हमारे जो रोड्स खुले रहते हैं, ट्रेड रूट्स खुले रहते हैं, उससे भारत की संपन्नता का क्या
रोल है और क्या कारण है कि भारत का जो उत्तर भारत का बड़ा इलाका है, खासकर यूपी बिहार तक का, ये जो है दबा कुचल या पिछड़ा इलाका रह गया या यहां पर तरक्की नहीं हुई। इसके पीछे के कारण हम देखेंगे। फिलहाल यहां देख लीजिए, ईरान है, यहां इंडिया, ये है न्यू दिल्ली, यहां से आपका पड़ जाएगा लाहौर, इधर की तरफ पेशावर मुल्तान, और यहां पड़ जाएगा काबुल, इधर पड़ेगा कांधार, और इधर जो है ईरान की राजधानी तेहरान वगैरह। अब अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका जो है, ये एक बैटल ग्राउंड की कहानी पढ़ के सुनाने जा रहा हूं या समझाने जा रहा हूं। अब आप यहां पर आ जाइए दोस्तों। असलियत में अगर आप देखेंगे, ईरान का ये साम्राज्य जिस तरीके से फैला हुआ है, हेरात से लेकर, बल्ख से लेकर, काबुल से लेकर, समरकंद से लेकर, बुखारा से लेकर, उर्गेश तक से लेकर, मर्व, निशापुर से लेकर, सब ये सारे के सारे ईरान और भारत के बीच के वो पार्ट्स हैं, जिसमें एक तरफ ईरानियन और सिविलाइजेशन है, ईरानी सभ्यता है, और दूसरी तरफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता है। यहां अगर आप देखेंगे, नादिर शाह जो है वो सेंट्रल एशिया से लेकर यहां पर अफरासिड जो अरब थे उनके साथ भिड़ा हुआ था, उलझा हुआ था बुरी तरीके से। ऐसे में लगातार लड़ाइयों की वजह से ट्रेजरी जो खजाना था वो खाली हो चुका था, और खजाना खाली हो चुका था, और बिना पैसे के कुछ नहीं होता। पानी मतलब यहां पर पानी का, यानी पानी मींस लिक्विडिटी को ही यहां पर जो है करेंसी या उसमें कहा गया। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना उबरो, मोती मानस चून। यहां अगर पानी की जगह मनी फिट कर दिया जाए तो इंसान और इकोनॉमी को काफी हद तक आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं कि हर चीज के लिए मनी जरूरी है, और एम्पायर हमेशा मनी के तौर पर ही आगे बढ़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब मैं अंपायर की बात कर रहा हूं तो यहां पर ईरान के बारे में समझ लीजिएगा कि असलियत में ईरान जो कि इंडिया मतलब ईरान जो पहले ही अपनी सिचुएशन से परेशान था, इंडिया जो है अपनी वेल्थ के लिए, फेबुलस वेल्थ के लिए फेमस था, उसकी नजर इंडिया पर पड़ी, और जो खुद ही बैंक्रप्सी, मतलब इंडिया के अंदर भरपूर पैसा था। और सबसे बड़ी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि जब तक आपके पास वेल्थ है, वेल्थ को चाहिए मास्टर। अगर मास्टर वीक है तो ऑब्वियस सी बात है वेल्थ इस मास्टर के पास नहीं रहेगी। वेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग मास्टर के पास चली जाएगी। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का उसूल है कि अगर वेल्थ यानी संपत्ति, पैसा, लक्ष्मी, यहां पर यही था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला बैठा हुआ है, अय्याश है, औरतों और हिजड़ों की उसे संगत पसंद है, और कभी भी वो मर्दों के बीच में ज्यादा सा पसंद नहीं करता, कोर्ट में जाना ज्यादा पसंद नहीं करता। और यही एक रीजन है कि अक्सर इसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि इसके नाम के आगे रंगीला लिख दिया, क्योंकि ये रंगीलियों में बिजी था। अब ऐसी सिचुएशन में नादिर शाह जो है वो भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और मोहम्मद शाह रंगीला क्या क्या गुल खिला रहा है वो समझिएगा। अब यहां अगर आप देखते हैं तो असलियत में यहां दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके को अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं तो आपको काफी कुछ यहां पर नजर आएगा। दोस्तों यहां है दिल्ली, नई दिल्ली जो आज के दिन, यहां तेहरान, और यहां इसकी राजधानी, और यहीं पर आपको एक शहर मिलेगा कांधार। पहले कांधार मुगलों के कब्जे में था, लेकिन शाहजहां के टाइम पर यह ईरान के कब्जे में चला गया, और कांधार एक बेस बन गया। काबुल और कांधार दो फ्रंट लाइन स्टेट्स बन गए, दो देशों के बीच में, दो एम्पायर्स के बीच में, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ ईरान, तेहरान। यहां नादिर शाह ने अपना अपना कब्जा कर रखा है, और नादिर शाह जो है या तो वो तुर्कों की तरफ आगे बढ़ना चाहता है या फिर अफगानिस्तान के इलाके पर कब्जा करना चाहता है। जैसे ही वो अफगानिस्तान पर इलाके पर कब्जा करना चाहता है, यहां काबुल के अंदर कब्जा है मुगल गवर्नर का। और जब मुगल गवर्नर का कब्जा है, लेकिन दिल्ली में बैठा कौन है? एक रंगीला, जो 3-3 महीने तक राजपाट से उसे कोई मतलब नहीं है। स्टोरी ये है, जो भी मामला हुआ कि नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करने का, और मैंने आपको बताया 1737 में बाजीराव फर्स्ट आया
और इस बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया? बाजीराव फर्स्ट ने मराठा इन्वेजन हुआ दिल्ली के ऊपर, मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया और मराठों ने दिल्ली के ऊपर हमला किया और दिल्ली के आसपास के इलाकों को लूट कर चले गए। मुगल साम्राज्य की कमजोरी की नस पता लग गई कि मुगल साम्राज्य असलियत में कितना कमजोर है, और उसी कमजोरी के हिसाब से केवल 500 बंदे आए, लेकिन पता लग गया कि दिल्ली के राजा ने दरवाजा भी नहीं खोला। नतीजा क्या? नादिर शाह समझ गया कि दिल्ली वाला जो है उसकी हालत खराब है, और अगर दिल्ली वाले की हालत खराब है तो इससे कुछ ना कुछ वसूला जा सकता है, इससे कुछ ना कुछ लिया जा सकता है, या दिल्ली को लूटा जा सकता है। क्योंकि आप 1498 की स्टोरी याद कर सकते हैं, जिसके अंदर तैमूर, हालांकि करीना कपूर है, कटरीना कैफ है, क्या नाम है उसका, और सैफ अली खान के बेटे का नाम भी तैमूर है, लेकिन वो एक बच्चा है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। और जो लोग तैमूर नाम से ही डर रहे हैं या कुछ भी है, तो उस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो अपनी अपनी बुद्धि है और मतलब मानसिक लेवल है, और कुछ नहीं कहा जा सकता। नाम होता है। तैमूर नाम के बंदे जो हैं वो सारे के सारे वैसे मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। औरंगजेब नाम से हर कोई चिढ़ रहा होता है, लेकिन कश्मीर की धरती पर पैदा हुआ एक बेटा जिसका नाम औरंगजेब था, और वो आतंकवादियों से लड़ते हुए, आतंकवादियों को मारते हुए शहीद हुआ। तो उस औरंगजेब के नाम पर उसने लगभग मेरे दिमाग में भी एक ऐसा सम्मान भर दिया। और रियलिटी है, मैं तो शुरू से मानता था इस चीज को कि नाम में कुछ नहीं रखा हुआ, काम मायने रखते हैं, नाम कुछ भी हो सकता था। नाम अगर औरंगजेब की जगह रामलाल श्यामलाल होता तो भी तुम कुछ कर नहीं सकते थे, वैसा पॉसिबल हो सकता था। तो समझिए यहां पर तो नाम में कुछ नहीं रखा हुआ दोस्तों। औरंगजेब वगैरह जैसे भी हैं, जो था उसी का नाम रखें। औरंगजेब का कोई दूसरा बंदा तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे नफरत नहीं करनी से चाहिए। नाम में क्या रखा है? अत्याचारी कोई भी नाम का या किसी भी नाम का हो सकता है, समझे। हिरण्यकश्यप जैसे भी अत्याचारी और कंस जैसे भी अत्याचारी आपके यहाँ हुए हैं, जिनके नाम काफ़ी हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। और रावण के बारे में कहा ही क्या जाए, जिसके बारे में, और या फिर बहुत सारे राक्षसों के बारे में क्या कहा जाए, जो नाम भले ही हिंदुओं जैसे हैं लेकिन अत्याचार तो उन्होंने भी किए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर नाम में कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, औरंगजेब वो जो व्यक्ति था जिसके बारे में सारे रेफरेंस हैं, या जो तैमूर था जिसके बारे में सारे रेफरेंस हैं, दोस्तों उससे नफरत करनी चाहिए, उस नाम से नफरत नहीं करनी चाहिए कि औरंगजेब नाम के सभी नामों से नफरत हो जाए। तो दोस्तों असलियत में इसीलिए मेरा ये कटाक्ष उन लोगों पे है जो एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बेटा है, शायद उस बेटे के नाम के ऊपर शोर मचा रहे होते हैं कि उसने तैमूर क्यों रखा। अरे भाई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम क्यों रखा? तुम्हारे नाम का मान लिया तुम्हारा XYZ, मान लिया रामू नाम हुआ राम, या फिर मान लिया मेरा नाम हरिमोहन है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे नाम से इसलिए चिढ़ते हो, या बहुत कुछ लोगों को इसलिए समस्या हो कि मेरे नाम के किसी बंदे ने किसी बंदे ने किसी का मर्डर किया हो और उसके बच्चे मेरे से चिढ़े। अरे भाई, उसमें मेरी गलती थोड़ा है, और मेरे बाप दादाओं ने मेरा नाम जो रखा है वो मेरा है, और मैंने वो गलती नहीं करी, उस नाम वाले किसी XYZ ने गलती करी, तो वो उसे गुनहगार माना जाइए, उस नाम को गुनहगार ना माना जाए। मेरा अपना ये मानना है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में गाली गोली लिखते हैं तो आप लोगों का मैं कुछ कर भी नहीं सकता जो गालियां लिखते हैं। असलियत में नादिर शाह को पता था कि तैमूर कितना ज्यादा पैसा दिल्ली से लूट कर गया था 1498-99 के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद दिल्ली के अंदर लगभग पिछले 350 साल से लगभग 350 साल से दिल्ली में पैसा इकट्ठा ही हो रहा है, खर्च तो कहीं हुआ ही नहीं है, दिल्ली को तो कभी लूटा ही नहीं गया। अब यहां नादिर शाह के दिमाग में घंटी बजनी शुरू हुई। सबसे पहले, और एक बात याद रखिए, सबसे पहले फ्रंटल पोस्ट को चेक किया जाता है। मामला क्या है, दिल्ली की राजधानी में क्या हो रहा है और वहां सरकार कैसी बैठी हुई है, उसका रिफ्लेक्शन बॉर्डर पे एग्रेशन की फॉर्म में दिखाई देता है, याद रखना। यस, दिल्ली में सरकार कैसी है, उसका रिफ्लेक्शन बॉर्डर पे एग्रेशन की फॉर्म में दिखाई देता है। आप उरी, बालाकोट और इन सब के मामले में देख सकते हैं। जब पहले वाली सरकारें होती थी, मैं आज भी पिछली सरकार का बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं, जिसे कहते हैं नफरत करता हूं। 2008 के अंदर हमारे देश के अंदर जिस तरीके से हमला हुआ, पूरी दिल्ली हिल गई, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया दहल गई, पूरी दुनिया हिल गई जब बॉर्डर के ऊपर वो धुआं, मतलब बॉम्बे के अंदर वो धुआं उठता हुआ नजर आया। और हमारी सरकारें, यहां भारत के अंदर बैठी हुई जो सरकार है, वो सोच रही है क्या डिसीजन लें, उनके पास ऑप्शन ही नहीं था डिसीजन लेने का। दुनिया से गुहार लगा रही हैं कि प्लीज पाकिस्तान से कहो उनको हवाले करे और कुछ भी करो। वही पाकिस्तान तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, वही पाकिस्तान तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है जो तुम्हारे घर के अंदर सपोले भेज रहा है, सांप भेज रहा है। 2008 का हमला याद कीजिए,
उसके बाद आप उरी पे आ जाइए और पठानकोट पे आ जाइए। जिस टाइम घर में घुस के मारना शुरू किया, पाकिस्तान को औकात याद आ गई। यस, आपके बॉर्डर का रिएक्शन आपकी सरकार के बारे में बता रहा था, और उसी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपनी संसद में खड़े होकर चीख रहा था कि बताओ मैं क्या करूं, लड़ाई करूं या नहीं करूं। हिम्मत नहीं हुई उनका हमारा बॉर्डर क्रॉस करने की। ये सरकारों का रिफ्लेक्शन होता है। केंद्र में बैठी हुई सरकार को चेक करना होता है तो बॉर्डर के ऊपर चेक किया जाता है कि बॉर्डर का रिएक्शन कैसा है। बॉर्डर का रिएक्शन ही सरकार के एक्शन को बता देता है। आप कुछ भी करके देखें, ये होता है। चाइना वाले आते थे डोकाला के अंदर, चाइना वाले उससे पहले दमचौक से लेकर कई वाले इंसिडेंट हो चुके थे। 62 तो खैर आपको याद ही है, और 62 के बाद भी आप सोच कर देखिए, 62 या उसके बाद की जितनी भी सरकारें आती हैं, 62 या उसके बाद 2013 तक जिस तरीके से सरकारों ने ड्रामा करना शुरू किया, जो सरकारें किस तरीके से चाइना को डील करती थी। दमचौक का मामला 2013 का अंदर हुआ था। दमचौक के अंदर क्या हुआ, 10-12 दिन के अंदर इंडियन गवर्नमेंट गिड़गिड़ाती हुई नजर आई चाइना के सामने। चाइना को समझ में आ गया घटिया कमजोर आदमी है। 2017 के अंदर डोकाला हुआ, 73 दिन तक चाइना को नाको चने चबा दिए कि अब वो इंडिया नहीं है। और इस बार लेह लद्दाख के अंदर जो चाइना ने हिमाकत करी, चाइना को मुंह छिपा के वापस जाना पड़ा। फॉरेन पॉलिसी के मामले में सरकार की तारीफ करता हूं खुलकर। अगर मैं ये कहता हूं ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर, तो बिल्कुल ठीक बात है, मैं कहता हूं, लेकिन इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी के अंदर तारीफ करनी पड़ेगी। हालांकि मैं इस सरकार की शिक्षा और हेल्थ के मामले में किए गए कामों को बिल्कुल नकारता हूं, निकम्मे साबित हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट के मामले में बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा, फिर भी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। सोचकर देखो, दिल्ली में सरकार जो बैठी हुई है उसकी ताकत का रिफ्लेक्शन बॉर्डर पे नजर आ रहा है। चाइना को मुंह छिपा के पीछे हटना पड़ा और सोचना पड़ा, और उसके बाद पूरी दुनिया को भारत पर भरोसा हुआ कि हां, भारत की सरकार के अंदर वो रेजोल्यूशन है, वो रिजॉल्व है कि वो चाइना को काउंटर कर सकती है। अब पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आकर खड़े होने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसका डर यह भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया फ्रंटलाइन स्टेट बनकर खड़ा हो जाए, लेकिन इंडिया की अपनी इंटरेस्ट भी है, इंडिया के अपने सर्वाइवल का क्वेश्चन भी है, यहां नजर आता है। समझ कर देखिए। और यहां अगर बॉर्डर पे आप देखेंगे, नादिर शाह ने काबुल पर हमला किया, रंगीला अफीम पी के पड़ा हुआ है। रंगीला अफीम पी के पड़ा हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं। मुगल गवर्नर ने मांग करी कि भैया मुझे कुछ मदद दे दो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं। मुगल गवर्नर को बड़ी मजबूरी के अंदर पीछे के दरवाजे से हल्की फुल्की झड़क के बाद पीछे के दरवाजे से भागना पड़ा और वापस आ जाना पड़ा पेशावर। नादिर शाह कहता, अच्छा बॉर्डर के ऊपर ये हाल, इसका मतलब मुगल बादशाह खराब हो चुका है, उसको तो अब निपटाना पड़ेगा। यस, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे पाकिस्तान की सेना आपके अलवर तक पहुंच जाए और भारत सरकार अभी डिसीजन ले रही है क्या करे। भारत सरकार अभी डिसीजन ले रही है क्या करे। या चाइना की जो आर्मी है, चाइना की जो एयरफोर्स है, वो हवाई जहाज दिल्ली, चाइना के फाइटर जेट्स दिल्ली के ऊपर घूम रहे हैं और दिल्ली सरकार सोच रही है क्या करें। ये दिल्ली सरकार की कमजोरी होगी और चाइना का एक फाइटर जेट थोड़ा सा हमारे बॉर्डर को लांघे और वहीं उसको मार गिराया जाए, कम से कम उसको नीचे उतार लिया जाए, बेटा आजा नीचे, और अपनी टर्म्स कंडीशंस पे उसको छोड़ा जाए। ये सरकार की ताकत को दिखाता है। यहाँ निकम्मापन था। हिस्ट्री कुछ नया सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री कुछ ऐसा नहीं है जो पीछे घट गया है। पीछे लेसन्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपको आज डिसीजंस लेने होते हैं। आपको अपने पड़ोसी देशों से कैसे निपटना है, आपकी पड़ोसी देशों से फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स छोटे छोटे भरे पड़े हैं। नादिर शाह का इन्वेजन भी उसी में से एक है। हुआ क्या? हुआ ये कि नादिर शाह ने काबुल पे किया कब्जा, और जब काबुल पर कब्जा किया, मुगल बादशाह सो रहा आराम से, अय्याश। ऐसे से तो गुलामी अच्छी थी। आप कैसे कैसे निकम्मों के हाथ में अपना भविष्य, हमारे देश के भविष्य थे, ऐसों से तो गुलामी अच्छी थी। अफीम पी के सो रहा, उसे पता ही नहीं क्या मामला है। काबुल उसका राज्य लुट रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। नादिर शाह आगे बढ़ा, पेशावर, मुल्तान कब्जा कर लिया। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस ये कह दिया कि दिल्ली पर खतरा है, सारे आ जाओ, तैयारी करते हैं।
सारे आ जाओ तैयारी करते हैं। पेशावर से आगे पहुंचा लाहौर। एक बात याद रखिए, हमेशा भारत का इतिहास उठाकर देखो। लाहौर का पुराना नाम क्या है? दीपालपुर। लाहौर का पुराना नाम दीपालपुर है, ये याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे है। काबुल जब तक दिल्ली के दबाव में है, या काबुल जब तक दिल्ली के अंडर में है या कंट्रोल में है, दिल्ली खुश सुरक्षित। काबुल गिर गया, दिल्ली को ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। लाहौर गिर गया, दिल्ली बीमार है। लाहौर गिरने का मतलब दिल्ली बीमार है। ये इतिहास 1947 से पहले का है। जब जब काबुल पर कब्जा भारत की सरकार ने किया या भारत के राजाओं का रहा, तब तब आपके वेस्टर्न फ्रंटियर्स हमेशा मजबूत रहे। जब जब काबुल से आपने अपना हाथ छोड़ा या काबुल से आप पीछे हटे या काबुल में कमज़ोर पड़े, काबुल में कमज़ोर पड़ने का डायरेक्ट असर कहाँ? लाहौर पर। लाहौर गिरने का मतलब है दिल्ली के अंदर बुरी हालत है, हारने वाली है, गई। जब जब लाहौर गया, दिल्ली हारी है, दिल्ली लुटी है, पिटी है, बर्बाद हुई है। जब जब का लाहौर गिरा है, जब जब काबुल पे हमला, जब जब काबुल दिल्ली के हाथ से गया, दिल्ली पर आए दिन हमले हुए। जब जब लाहौर दिल्ली के हाथ से निकला, तब तब दिल्ली लुटी है, पिटी है, बर्बाद हुई है, नरसंहार हुए हैं, रेप हुए हैं, सब कुछ खत्म कर दिया गया है, उजाड़ दी गई है दिल्ली। होता है, ये होता था और इफेक्ट है। यही रीजन है आपकी सरकार हमेशा काबुल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सोचकर देखिए ना, काबुल पर किसका कब्जा हुआ? तालिबान। काबुल पर किसका कब्जा? तालिबान। दिल्ली बीमार, कश्मीर। देख सकते हैं, हाँ, दिल्ली बीमार, कश्मीर। काबुल शांत है, कश्मीर को तुमने निपटा दिया, शांत कर दिया है। ये इतिहास उठाकर देखिए। और जिस दिन लाहौर दिल्ली के पक्ष में आ गया, लाहौर पे कब्जा नहीं किया, कम से कम लाहौर दिल्ली के पक्ष में आ गया और काबुल दिल्ली के पक्ष में आ गया, दिल्ली चाइना को उखाड़ फेंकेगी। ये याद रखना, मैं कह रहा हूं, दिल्ली चाइना को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि आपका भारत जो है वो पूरी दुनिया से बाय रोड डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये जितना भी भारत का कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां पैसा ना हो, क्योंकि ट्रेड रूट सारे खुल जाएंगे ना। आपका रास्ता बंद है, फिर कभी बताऊंगा रास्ता बंद होने की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं। अब आप यहां देखिए, नादिर शाह काबुल पहुंच गया। काबुल से कहां पहुंच रहा है? काबुल पहुंच चुका है और काबुल से वो आगे बढ़ेगा। और जैसे ही वो काबुल से आगे बढ़ते बढ़ते लाहौर पहुंच गया, अब दिल्ली को समझ में आ गया भाई मामला है खराब। और क्योंकि मामला खराब है, इसलिए अवध, यहां होता था अवध जो लखनऊ वाला इलाका है, और वहां नीचे है हैदराबाद। हैदराबाद से निज़ाम को बुलाया, सादत खान। निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद में था, निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद में था, और अवध के अंदर था सादत खान। और दोनों के दोनों अपना अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, अपने अपने राज्य बना चुके थे, लेकिन दिल्ली के जो दरबार के अंदर ये बड़ी पोस्ट चाहते थे। और यहां एक ऑफिसर था, खान ए दौरां। खान ए दौरां जो दिल्ली संभालता था। खान ए दौरान का दोनों सम्मान करते थे ना। इधर से सादत खान अपनी सेना लेके पहुंचा, इधर से निज़ाम उल मुल्क अपनी सेना लेके पहुंचा। नादिर शाह लाहौर में 12 दिन रुका हुआ है और 12 दिन में दिल्ली तैयारी कर रही है। नादिर शाह की सेना में 45,000 सैनिक हैं, घुड़सवार हैं, और इसकी सेना के साथ 2 लाख बंदे चल रहे हैं। इन 2 लाख में नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, हिजड़े, बादशाह की सहेलियां, घोड़ों की मालिश करने वाले, करतब दिखाने वाले, बर्तन बनाने वाले, बाजार लगाने वाले, घोड़ों की नाल ठोकने वालों से लेकर खाना, स्वादिष्ट खाना बनाने वालों से लेकर, गद्दे बिछाने वालों से लेकर, टेंट लगाने वालों से लेकर, पैरों की मालिश कराने वालों से लेकर, जो भी मनोरंजन का सामान था साथ साथ चल रहा था। इसलिए कहा जाता था कि मुगल आर्मी इज अ मूविंग सिटी। मुगल आर्मी वॉज अ मूविंग सिटी।
वॉज अ मूविंग सिटी, वो चलता फिरता शहर होता था। इस मूविंग सिटी की वजह से क्या होता था? एक कारण मूविंग सिटी का क्या? स्पीड कम हो जाती थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता था कि रिसोर्सेज, जो संसाधन होते थे, वो खाने पीने से लेकर रसद का, वो सारा इन लोगों पे खर्च होना शुरू हो जाता था। और तीसरी सबसे बड़ी इसके अंदर समस्या क्या आती थी? रिसोर्सेज के बाद रिसोर्सेज कम पड़ जाते थे, स्पीड कम हो जाती थी, रिसोर्सेज कम पड़ जाते थे। और सबसे बड़ी बात मुगल आर्मी के साथ ये, किसी भी आर्मी के साथ ये होगी कि सेफ्टी इशू हमेशा रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी। इतने बड़े लोगों को, औरतों को, बच्चों को और इन सब लोगों को, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जो लड़ाई करने वाले नहीं हैं, उनको भी तो बचाना ज़रूरी होता है। और जब इनको बचाना, इनको सेव करना ज़रूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं मामला सेट करना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी सरदर्दी है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों सोच कर देखिए, यहां आप 2 लाख सैनिक लेके जा रहे हैं, लेकिन इनमें कॉम्बेटेंट्स कितने हैं? 75,000। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि असलियत में ये कॉम्बेटेंट्स यानी लड़ाके हैं, लेकिन इनके ऑफिसर्स जो हैं वो कैसे हैं? जैसा राजा वैसी प्रजा। सोच कर देखिए, आज के दिन किसी टाइम पर मुगल ऑफिसर्स हमेशा सबसे आगे जाने की कोशिश करते थे कि बादशाह एक बार हुक्म दे और हम लड़ाई के मैदान में जाकर अपनी योद्धापना दिखाएं, अपनी जो है जलवा दिखाएं, और जलवा दिखाने के बाद हम अपनी पद को बढ़वाएं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़कर लड़ने की कोशिश करते थे, औरंगजेब के टाइम तक, शाहजहां के टाइम तक, या बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम तक भी। अब क्योंकि तरक्की उनको नहीं मिलती थी जो योद्धा थे, तरक्की उनको मिलती थी जो चाटुकार थे, नवाब के या बादशाह के जूतियां चाटते थे। क्योंकि उनको तरक्की मिलती थी तो बड़े अफसर कौन होंगे? वो सारे वो लोग होंगे जिनको चाटुकारिता ज्यादा आती होगी। और जिन लोगों को चाटुकारिता ज्यादा आती होगी उनके बारे में अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिन लोगों को चाटुकारिता ज्यादा आती होगी, क्या नाम है, जूते चाटने ज्यादा आते होंगे, या फिर लोगों को मतलब जिसे क्या चाटुकारिता समझ सकते हैं आप, फ्लैटरिंग, वो आती होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी सिचुएशन में निकम्मे ऑफिसर्स थे। भले ही 75,000 के कॉम्बेटेंट्स थे, लेकिन ये ऑफिसर्स हमेशा बहाने मारते थे किसी ना किसी तरीके से कि लड़ने ना जाया जाए, किसी ना किसी तरीके से बहाने मारते थे कि लड़ने नहीं जाना। और ऐसी सेना क्या दिल्ली की रक्षा कर पाएगी? तो आंसर है नहीं। नादिर शाह लाहौर से आगे बढ़ता है, इधर से ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। सोचकर देखिए, यहां पर 3 ऑफिसर्स के नाम बता रहा हूं। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इसके पास 3 ऑफिसर्स हैं। एक तरफ है खान ए दौरान, एक तरफ है खान ए दौरान, दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो ये है सादत खान, और तीसरी तरफ यहाँ आप देखोगे तो निज़ाम उल मुल्क है, निज़ाम उल मुल्क है। ये अवध का नवाब है, ये निज़ाम है हैदराबाद का, और इसका दिल्ली पर कब्जा है। और ये लाहौर से आ रहा है नादिर शाह। अब दोस्तों सोच कर देखिए, नादिर शाह की सेना लाहौर से चलकर करनाल पहुंच जाती है कुछ दिनों में। आपने एक कहावत सुनी होगी, 9 दिन में चले 2 कोस या 2.5 कोस। वो यहीं से है कि ये लोग इतनी धीरे चल रहे थे कि आज के दिन जो दिल्ली एनसीआर है वो कवर करने ही इनको बहुत मुश्किल पड़ रहा था। मुश्किल से ये एक दिन में 11 कोस चलते थे। सोच कर देखिए, मुश्किल से एक दिन में 11 कोस चलते थे, और नादिर शाह की सेना तेजी से दिल्ली आ रही थी। ऐसे में दोनों सेनाओं का आमना सामना करनाल में हुआ, दिल्ली से महज 60, 70 या 80 किलोमीटर दूर, या ज़्यादा से ज़्यादा 90 किलोमीटर दूर। वहां दिल्ली में मुगल सेना और नादिर शाह की सेना का आमना सामना हुआ। और मजे की बात, सादत खान की आर्मी को लूटेड बाय ईरान आर्मी लूटेड बाय ईरानियन आर्मी ने सादत खान की आर्मी का सामान लूट लिया, सेना का सामान लूट लिया। सोच कर देखिए, क्या लड़ेंगे ये लोग? सेना का सामान लूट लिया। सेना क्या कर रही थी?
और पूरी ईरानियन आर्मी सादत खान का सामान लूट कर ले गई, लड़ेगा क्या ये? सादत खान को फिर भी अपनी इज्जत बचानी थी, इसने नादिर शाह पे कर दिया हमला। नादिर शाह की सेना ने थोड़ी सी झड़प दिखाई, पहले ऐसा लगा कि भाग गई। नादिर शाह की सेना को ऐसा लगा, नादिर शाह ने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया कि भाग गई। आधी सेना जैसे यहाँ से सादत खान जा रहा है, इधर ये नादिर शाह की सेना है, आधी नादिर शाह की सेना इधर भाग गई, आधी इधर भाग गई। सादत खान बीच में पहुंच के खुश हो रहा है कि अबे मुझे देख के भाग गए, अच्छा मुझे देख के भाग गए। आधी सेना वापस इधर आई, सादत खान को गिरफ्तार कर लिया। सादत खान गिरफ्तार, जो दो बड़े ऑफिसर और सबसे बड़ा वॉरियर यही था, और यही गिरफ्तार हो गया। अब सादत खान गिरफ्तार हो गया, लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। 30-35 मिनट लड़ाई चली थी कुल। नादिर शाह की आर्मी ने 30-35 मिनट में सादत खान को गिरफ्तार कर लिया। और मजे की बात, जब सादत खान पिट रहा था, मोहम्मद शाह रंगीला और निजाम उल मुल्क ने अपनी आर्मी को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। मुगल सैनिक मर रहे थे और ये अपनी सेना को खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। और उस लड़ाई में खाने दौरान भी मर गया, सादत खान पकड़ा गया। आरोप है निजाम उल मुल्क पर कि निजाम उल मुल्क चाहता था कि उसके जो दो दुश्मन हैं वो दोनों के दोनों अपमानित होकर हार जाएं, फिर वो आगे बढ़े। लेकिन जिस बुरी तरीके से सादत खान की आर्मी का नरसंहार किया, बुरी तरीके से काटा, गाजर मूली की तरह काटा, निजाम उल मुल्क की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। निजाम उल मुल्क की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की और सरेंडर का फरमान भेज दिया। निजाम उल मुल्क नादिर शाह के पास पहुंचता है। कहानी सोचकर देखिएगा, सुनिएगा कि भारत के ऊपर कैसे कैसे निकम्मों ने राज किया है, नफरत होगी तुम्हें। निजाम उल मुल्क पहुंचा नादिर शाह के पास, साथ में मोहम्मद शाह रंगीला, कि आओ जी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा, यार पानी वानी मंगवाओ ज़रा। अब आदत वही पानी मंगवाने की है, तो अय्याश। लोगों का एक लाइफस्टाइल होता है, जो अय्याशी में पला बढ़ा होता है उसे सब चीज़ें अय्याशी वाली पता होती हैं। जो मेहनतकश इंसान होता है, जो जिंदगी जीरो से शुरू करता है, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा। आप अपने प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, भले ही इसका लाइफस्टाइल नजर आता है, लेकिन कर्मठ व्यक्ति है, जीरो से शुरू कर रखा है, पता है उसे सब कुछ कि किससे कैसे हैंडल करना है। हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग ऐसे हाई फाई लाइफस्टाइल में पले बड़े हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है। और इनकी हार का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जनता से जुड़े हुए नहीं है। इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोलने से लोग क्या रिएक्ट करेंगे और किस बात का क्या इंप्रेशन किस पर कहां पड़ेगा। आपके हमारे जो प्रधानमंत्री आपके हमारे एक ही है, मैं कौन सा इंग्लैंड से आया हुआ हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी भी नहीं और ना मैं इंग्लैंड से आया हुआ। उनको पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं, और वही कारण है कि वो जब बोल रहे होते हैं तो जनता का रिएक्शन बहुत बढ़िया वाला आता है। कर्मठ व्यक्ति है, ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं। ऐसा आदमी बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके चलता है। उसे अपने कर्म प्रधानता की व्यवस्था होती है, उसे अपने काम से मतलब होता है, डेडिकेटेड टू हिज वर्क। नादिर शाह वैसा ही था भाई, शेफर्ड बॉय से उठ के आया था, मतलब एक बिल्कुल आम आदमी से लेकर बादशाह बन गया, तो और साम्राज्य दिल्ली लूटने आया हुआ है। उसने क्या जिंदगी देखी होगी आप जानते होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद शाह रंगीला, जो दिल्ली से बाहर भी कभी नहीं जाता था, उसने अपना पूरा बचपन और सब चीजें हिजड़ों और औरतों के बीच में बिताई हैं। जब से वो शुरू हुआ है तब से हिजड़े और औरतें, मैं इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हिजड़ों और औरतों के साथ इसके संबंध हुआ करते थे और किस तरीके से क्या नाम है कोकी जीजू जैसी औरतों ने पूरे के पूरे 13 साल तक पूरे के पूरे साम्राज्य को अपने मुट्ठी में रखा। सोचकर देखिए, और उसने कैसे वसूली करी और दिल्ली की जनता को कितना दिल्ली और आसपास की जनता को कितना प्रताड़ित किया। सोचकर देखिए, अल्टीमेट लेवल पर औरतों के कब्जों के, मतलब औरतों से बुराई नहीं है, मेरी माँ, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरी बहन सब औरतें हैं, लेकिन असलियत में एक आदमी की मानसिकता अगर केवल उस औरत के प्रति और सेक्स से संबंधित हो तो आप समझ सकते हैं
अय्याशी से संबंधित हो तो वो आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, और ऐसे आदमी को कभी बादशाह नहीं बनाया जा सकता। ऐसे आदमी को बादशाह नहीं बनाया जा सकता जो सस्ती चीज़ों के ऊपर महंगे दान दे दे, महंगी चीज़ों को दांव पे लगा दे, सस्ते लाभ के लिए महंगी चीज़ों को दांव पे लगा दे। और राष्ट्र बहुत महंगा होता है, राष्ट्र की कोई कीमत नहीं होती है, और कम से कम उसे किसी अय्याशी के नाम पर तो दांव पे नहीं लगाया जा सकता। मोहम्मद शाह रंगीला ने यही किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने यही किया। और यही कारण है हमें अपने वोट देने से पहले देखना पड़ता है कि मेरी जो वोट की कीमत है वो सस्ती है या महंगी है। अगर वो सस्ती होगी तो काम नहीं चलेगा, महंगी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र मतलब अल्टीमेट सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वोट आपकी वो ताकत है, मैं सबको ये कहता हूं। आप यहां पर आ जाइए, सोचकर देखिए, ऐसे निकम्मे ने चारों तरफ घिरा हुआ था, ये इसको नादिर शाह के सामने गया, नादिर शाह ने कहा पानी पिलवाओ। अब भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कि पानी लेके आओ भाई, और बढ़िया से लेके आना। अब पानी कैसे लेके आए जी? सोने की ट्रे में मखमल की चद्दर, वो टॉवल टाइप का बिछा हुआ है, उसमें हीरे मोती जड़ा हुआ लोटा, आसपास गुलाब के फूल, पानी के अंदर इत्र छिड़का हुआ है, और कोई लो जी हुजूर। नादिर शाह कहता है यार ये क्या है? नादिर शाह ने कहा ये क्या है? कहता हुजूर पानी। नादिर शाह कहता तेरे जैसे निकम्मों की वजह से है ना, अपनी लैंग्वेज में बोला होगा कि तेरे जैसे निकम्मों की वजह से मुगल बादशाह, जो मुगल साम्राज्य जो इतने महान, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब जैसों के महानता से लदा हुआ है, तेरे जैसे निकम्मों की वजह से ऐसा है कि तू मेरे सामने हारे हुए व्यक्ति की तरह बैठा हुआ है। नादिर शाह कहता है जिंदगी कैसे जी जाती है देख। अपना हेलमेट उतारा, उस लोटे का पानी उसमें डाला और पी गया। कहता है ये हमारी ज़िंदगी है, इसलिए तू मेरे घुटनों के ऊपर है, तू अपने मेरे सामने घुटनों के ऊपर है। बहुत अपमानित किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सम्मान किए, लेकिन ये एक इंसिडेंट भी मिलता है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सी तवज्जो दी नहीं गई। मोहम्मद शाह रंगीला हार गया, और सोच कर देख सकते हैं एक हारा हुआ आपका राजा और आपकी सरकार जब किसी विदेशी शक्ति के सामने हारी हुई होती है तो हार का स्वाद बहुत बुरा होता है। यहाँ हार का स्वाद मोहम्मद शाह रंगीला के साथ था, और इस मोहम्मद शाह रंगीला की बेवकूफ़ियों का हर्जाना दिल्ली वाले कैसे भुगतेंगे अभी उस पर आ रहा हूँ। अभी इंटरनल पॉलिटिक्स देखिए, आपस की फूट कैसे देश को हराती है, आपस की फूट, आपस की राजनीति, एक दूसरे की टांग खिंचाई कैसे किसी देश को, उसके लोगों को बर्बाद करती है। यहां उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। खाने दौरान मर गया है, इंपॉर्टेंट बंदा था, इसके ऊपर बहुत अच्छी पोस्ट थी। सादत खान गिरफ्तार हो चुका है, मतलब नादिर शाह की जेल में है, हालांकि उसको भी डायलॉग में बिठाया गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने देखा खाने दौरान मारा गया, कोई बात नहीं, इसका जो ऑफिस था नादिर शाह को दे दिया। सादत खान नादिर शाह से चिढ़ता था, सादत खान को आया गुस्सा कि यार ये तो गलत बात है, मैं सोच रहा था मुझे मीर बख्शी बनाओगे, उसे अमीर उमला बना, मतलब बड़ी पोस्ट दे दी। अब ऐसी सिचुएशन में ये चिढ़ चुका है। अब नादिर शाह गया, निजामुल मुल्क गया नादिर शाह के पास, और जाके ट्रीटी के लिए एग्री किया, और ये कहा हुजूर हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। कुछ जगह 20 लाख कहा गया, कुछ जगह 50 लाख कहा गया है, मानकर चलिए कि 50 लाख रुपए देंगे। कोई टेरिटरी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, 50 लाख रुपए देंगे, क्योंकि आप आए हो तो गिफ्ट देते हैं, लड़ाई में क्या रखा है यार। और निजामुल मुल्क ने एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास ताकत बहुत है, हम लड़ लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन लड़ना चाहते नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मामला क्या है, लड़ना चाहते नहीं है, लेकिन समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि भाई मतलब नादिर शाह को भी डर तो था कि मुगल अभी भी बहुत ताकतवर है। नादिर शाह एग्री हो गया, और ये कहता है ठीक है, मैं अपनी सेना को लेके वापस ईरान जा रहा हूं, कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो, 20 लाख अभी दे दो, 20 लाख अटक में, 10 लाख काबुल में, 10 लाख आगे, जो भी। डील फिक्स हो गई। सादत खान कहता है यार ये तो बहुत बेकार बात है, ये बहुत बेकार बात है। अगर बहुत बेकार बात है, क्यों? क्योंकि तुमने मेरी तो बात सुनी ही नहीं, और वो चिढ़ चुका है निजामुल मुल्क से। सादत खान
दोबारा नादिर शाह के पास जाता है, कहता हुजूर आपको बेवकूफ बना दिया, हुजूर आपको बेवकूफ बना दिया, आप दिल्ली चलो, कम से कम 20 करोड़ तो खजाने में मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, चलो दिल्ली। नादिर शाह क्या करेगा एक बार सोच कर देखिए। चलो, है ही कितनी दूर, अबे 1500-2000 किलोमीटर आ गया, यहां से दिल्ली आ गया 2-2,500 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर और सही। अगर इतना पैसा मिल रहा है तो जो आदमी भूखा नंगे देश से आया 50 लाख रुपए में खुश हो रहा है, ये भूखे नंगे थे, अरब वरब जितना भी था ये सारा भूखे नंगे थे, इनके पास पैसा वैसा कुछ नहीं होता था, सब सिर्फ लड़ाकू होते थे, लूट मार के और टैक्सेस के धंधों पे चलते थे, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था इनके पास। पैसा तो भारत के पास था ना, लेकिन भारत के साथ समस्या क्या थी, ये भारत उस पैसे की रक्षा नहीं करता था। पेट भरा हुआ हो, पेट खाली हो तो आदमी लड़ता है, पेट भरा हुआ हो आदमी आध्यात्म की बात करता है, आहा हा हा, आत्मा परमात्मा। भारतवासी ऐसे ही हैं, इनको जगाना पड़ता है, उठो उठो, देश का मामला है, राष्ट्र का मामला है, वरना रात को दारू पी के सोने वाले लोग हैं ये जो ज्यादातर हैं, ये रियलिटी है, दारू पी के सोने वाले मैक्सिमम कम्युनिटी है ये। और यहां जो जो साम्राज्य और जो जो लोग आए वो ऐसे ही हो गए, क्योंकि भरपूर खाने को मिलता है, भरपूर पैसा है। इतनी इतनी फिगर्स में ये लोग, पिछली सरकारों ने घपले घोटाले कर दिए हैं कि पूरी पूरी दुनिया का, बहुत से मैक्सिमम दुनिया के 80% देशों का टोटल बजट भी इतना नहीं होता जितने ये लोग घपले घोटाले कर जाते हैं। सोचकर देखिए, इतना पैसा है देश में, तो ये लोग आध्यात्म की बात करते हैं, लड़ने भिड़ने की बात ही नहीं करते। संसाधन ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, और दूसरी तरफ ये अरब वरब के देश हैं, भाई साहब एक भेड़ के ऊपर तो पूरे कबीले को मार देते हैं, एक छोटे से पानी के तालाब के ऊपर पूरे के पूरे कबीले खत्म कर देते हैं, कई कई जिंदगियों तक लड़ते रहते हैं ये लोग। इनकी जिंदगी ही लड़ना है, इनके लिए कबीला ही सब कुछ है। काहे का अध्यात्म, कौन सा अध्यात्म, लूट, क्योंकि जीवन उनका संघर्ष वाला है, भूखे नंगे हैं। और तुम्हारे यहां कुछ ज्यादा है, हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा है, इसलिए अपने कंफर्ट को हम नहीं छोड़ सकते। संघर्ष की क्षमता नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, और जहां कोई एक बाबा आ जाता है उसके चरणों में बैठ जाते हैं और हनीप्रीत गुफा में मिलती है। हां, मैं इस मामले में भारतीय समाज का बहुत ज्यादा आलोचक हूं कि ये ऐसा करता है भारतीय समाज, क्योंकि जरूरत से ज्यादा है, विपुल संसाधन है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, तो संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो जाती है। यस, और यही रीजन है, एक वीडियो बनाऊंगा कि भारत आज तक का सबसे ताकतवर राष्ट्र क्यों है, आज तक के इतिहास में सबसे ताकतवर राष्ट्र अब है क्यों, डिस्कस करेंगे। लेकिन सोचकर देखिए असलियत में ये मामला क्या था। नादिर शाह कहता चलो दिल्ली, नादिर शाह दिल्ली आ गया। अब जैसे ही नादिर शाह दिल्ली आया, सादत खान से कहा भैया बता 20 करोड़ का, नहीं तो कम से कम वसूल करके तो दे। सादत खान ने देखा भाई 20 करोड़ तो वसूल नहीं होते। अब जब 20 करोड़ वसूल नहीं होते तो ये शर्म के मारे इसने आत्महत्या कर ली। सोचिए, शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। अब नादिर शाह अपनी सेना को लेकर दिल्ली में डटा हुआ है। अभी तक मामला शांत है, लेकिन दिल्ली में एकदम से अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। नादिर शाह मारा गया, जैसे ही अफवाह फैली कि नादिर शाह मारा गया, दिल्ली वाले जोश में, और जैसे ही दिल्ली वाले जोश में नादिर शाह के ईरानी सिपाहियों को पकड़ा और मार पीटना शुरू कर दिया, और लगभग दो सिपाही मार दिए। इतिहासकारों का यहां पर मतभेद है। इतिहासकार कहते हैं कि नादिर शाह के 3000 सिपाही मरे, लेकिन एनसीईआरटी, लगभग एनसीईआरटी है जो दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 2 सिपाही माने गए हैं, तो हम ये 2 सिपाही मानकर चलेंगे कि 2 सिपाही और 2 दिन। ईरान की सेना को खुले तौर पर 2 दिन की छूट दे दी कि जाओ और मारो, बदला ले लो, 2 सिपाही 2 दिन। कहा जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, उसके अधिकारी वगैरह और जितनी सेना थी वो चुपचाप बैठी तमाशा देख रही थी दिल्ली वालों के मरने का। जितने व्यापारी थे सबको लूटा गया, जो कुछ था सबको लूटा गया और खुले कत्लेआम किया गया। ज्यादा नहीं तो एक ऑन रिकॉर्ड 27,000 के करीब लोग मारे गए, जो कि अंदाजा लगाया गया, देखने का है जो भी है, उससे कहीं ज्यादा यह फिगर हो सकती है। औरतों ने अपने आप को बचाने के लिए इस सब चीजों से
अपने ऊपर आग लगा ली, रेप से बचने के लिए बच्चों को जला दिया गया, लड़कियों को जला दिया गया, और बहुत बुरी तरीके से सिचुएशन के अंदर ये था कि बच के निकलने के लिए उन्होंने खूब आत्मदाह किए। सड़कें लाशों से अटी पड़ी थी, चौराहों के ऊपर लाशों के ढेर लगाए गए थे। इतना पैनिक क्रिएट कर दिया गया, घरों के घर, मोहल्ले के मोहल्ले लोगों को घरों में बंद कर करके जला दिए गए थे। और उसके बाद उन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था, तो उन लाशों के सड़ने के की वजह से जो बीमारियां फैली वो अलग। लाशों के सड़ने की वजह से जो बीमारियां फैली वो अलग, और उनसे कितने लोग मरे उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। निकम्मा राजा होने की सजा ये होती है। जनता क्या से सजा भुगतती है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए राजा के ऊपर, और खासकर लोकतंत्र में राजा के ऊपर दबाव बना के रखना पड़ता है कि अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, खराब काम नहीं होना चाहिए, नीतियां अच्छी होनी चाहिए, देश सक्षम होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, राजनीति के नाम पे देश के बर्बाद नहीं होना चाहिए, और लोगों को जाति धर्म से उठकर देश को सोचकर वोट देना चाहिए। यहां ये है 27,000 दिल्ली वाले मारे गए, 55 दिन तक नादिर शाह रुका। 55 दिन के अंदर जो नादिर शाह 50 लाख रुपए लेने में खुश हो रहा था, कई जगह 20 कई जगह 50 लिखा हुआ, तो 50 लाख लेके खुश था। 20 करोड़ रुपया कैश, कोहिनूर डायमंड और तख्त ए ताऊस जो पीकॉक थ्रोन जिस पे शाहजहां बैठते थे, उसको अपने साथ ले गया। सोना चांदी हीरे मोती की तो बात ही अलग है, 1100 ऊंट और इन सब पे लाद के ले गया था। 1100, कम नहीं 1100। और जब 1100 ऊंटों और इन सब के ऊपर लाद कर ले गया तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया टोटल जो प्रॉपर्टी थी वो 70 करोड़ रुपए की थी। और नादिर शाह ने अगले 5 साल तक, कहाँ तो नादिर शाह कंगाल था, टैक्सेस वसूलने के ऊपर जोर ज़बरदस्ती करता था। अब नादिर शाह ने अपने टैक्सेस वसूल करने से 5 साल तक रोक लगा दी कि अगले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना, मौज करो। अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी दुर्दशा रही होगी। और दिल्ली को बचाने वाला कोई नहीं। एक इन्वेडर आता है 45,000 बंदे लेके और सारे के सारी दिल्ली को लूट कर चला जाता है। पूरी दिल्ली क्या, आसपास के इलाकों के अंदर किसी की हिम्मत नहीं कि उसके सामने आवाज़ तो उठा लें। इनकी आपस की दरबारी राजनीति, निकम्मा बादशाह और बॉर्डर के ढंग से सुरक्षा ना करना, नादिर शाह ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और मुगल बादशाह यहां से बर्बाद हो गया। ये एक इंसिडेंट ऐसा था कि यहां के बाद मुगल साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो गया। अब दिल्ली के बाद, दिल्ली गिरने के बाद दुनिया के पूरे हिंदुस्तान में जो उठापटक होगी, अगले लेक्चर में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.